हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से समग्र सीरीज के अंतर्गत। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। आज हम करने वाले हैं इसका 7वां चैप्टर, परिवहन व संचार। देखिए दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ हो, पीवाईक्यूज हो, चाहे वन शॉट मैराथन क्लासेस हो, आपको हिंदी माध्यम के चैनल पे 2 मार्च को लाइव, शनिवार को, सैटरडे को सुबह से लेकर के शाम तक ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। 10 से 15 प्रश्न हर वर्ष प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं और उसके समेकित रिवीजन के लिए आप उस सेशन का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे आज के सेशन को मैं अब्राहम लिंकन के कोट से शुरू करूंगा। आई एम अ स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक। मतलब आप चाहे धीमी गति से चले पर सही दिशा में चले, और सही दिशा निर्देशन के लिए एक मार्गदर्शक, एक मेंटोर का होना जरूरी है। सही दिशा में अगर आप आगे बढ़ते रहे, सही स्ट्रेटेजी से बढ़ते रहे, आज नहीं तो कल अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, यहां पे जो हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, इस लेसन का एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अंदर जो ये लेसन दे रखा है, ये खाली इंट्रोडक्टरी लेसन है। इंट्रोडक्टरी लेसन का क्या मतलब हुआ सर? कि यहाँ लेसन नंबर 7 में जो परिवहन यानी यातायात के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं हैं, संचार, कम्युनिकेशन, जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर पाता, अपना मैसेज जो है, संदेश जो है पहुंचा पाता है, फोन से हो, इंटरनेट से हो, टेलीकम्युनिकेशन से हो, इत्यादि इत्यादि के माध्यम से। तो परिवहन व संचार आज की तारीख में मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी आधारशिला कहीं न कहीं इस एनसीईआरटी के चैप्टर से शुरू हो जाती है। तो ज्यादा गहराई में तो ये चैप्टर नहीं दे रखा है, क्योंकि इसका मुख्य भाग जो है वो कहीं न कहीं आप अगली फाउंडेशनल बुक्स वगैरह रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा बेहतर है। करंट अफेयर्स से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे में इसकी प्रमुख भूमिका है ना। जनरल अवेयरनेस के सेगमेंट में भी इसको काउंट किया जा सकता है। तो आपके इस चैप्टर को हमने सहूलियत के लिए मुख्य मुख्य तौर पे इन 8 बिंदुओं के अंदर परिचय से लेकर के, प्रकार से लेकर के, अन्य अन्य प्रकारों को समझाते हुए लास्ट में हमने इसको कल्मिनेट किया है। आइए इस लेसन को शुरू करते हैं। परिवहन व संचार, सबसे पहले तो आवश्यक ही क्यों है? क्यों हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना? देखो, हमारा कच्चा माल कहीं मिल रहा है, उसको फैक्ट्री उसकी कहीं और सेट हो चुकी है, और फैक्ट्री में बने हुए माल का जो बाजार है, खरीदार है, वो की तीसरी जगह है। अब इन तीनों चीजों को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? ट्रांसपोर्ट। और अपना मैसेज, अपना संदेश पहुंचाने के लिए हमें संचार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमें एक लिंक स्थापित करना होगा उत्पादन व खपत केंद्रों के बीच में, और वहां काम करने वाले लोगों को लाने ले जाने के अलावा कच्चे माल को और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको गंतव्य तक ले जाने के लिए हमें यहाँ पे परिवहन व यातायात की आवश्यकता होती है। परिवहन व यातायात आपने देखा होगा, संचार सुविधाओं में देखा होगा, जहां बेहतर है, जैसे गांव में इतना बेहतर नहीं होता, तो वहां पे जीवन की गुणवत्ता और स्तर काफी निम्न या फिर बेसिक स्तर का होता है। पर आप शहरों में आए, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आए, है ना, राजधानी क्षेत्र में आए, तो आपके जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती हुई देखिए। दिल्ली मेट्रो, है ना, आप मेरठ से लेकर के गाजियाबाद तक पहुंच पाते 1 से 1.5 से पौने 2 घंटे के भीतर। कैसे संपन्न हुआ सर? ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे संपन्न हुआ? बहुत ही किफायती तौर में, बहुत ही कम समय में, सुविधा के साथ में आप पहुंच पा रहे हैं। इससे आपके जीवन की गुणवत्ता, आपके जीवन के अवसर काफी प्रभावित होते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके पास में विभिन्न यहाँ पे जो है हमको, क्योंकि जब भी मैं चीजों को ट्रांसपोर्ट करूंगा, चाहे आदमी को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, चाहे मैं सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, तो वाहनों की तो आवश्यकता होगी। तो उसका माध्यम क्या हो सकता है, उसका साधन क्या हो सकता है? जमीन से जा सकता हूं मैं, जल मार्ग से, जैसे कोई नदी है, नेविगेबल है, जहाज में ले गया, समुद्र है, जहाज में ले गया, जल मार्ग हो सकता है, हवाई मार्ग हो सकता है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो या फिर आपके हवाई जहाज के माध्यम से हो। सबसे बेसिक चीजें हैं, जैसे हम भूमि परिवहन की बात करें, सड़क के मार्ग है आपके पास में, तो आपके पास में जो भी लैंड ट्रांसपोर्टेशन होगा 2 तरीके से, या तो सड़क से जाते हो आप कहीं पे भी, या फिर रेल से जाते हो। सड़क से जाते हो और रेल से जाते हो। और पानी वाला क्या होगा? जहाजों से जाते हो आप, जल मार्ग जो है उसका प्रयोग लेते हो। हवाई जहाजों में भी आप बेसिकली ट्रेवल कर पाते हैं। तो भूमि है, जल है, हवाई परिवहन है, ये 3 मुख्य तौर पे परिवहन या यातायात के संचार साधन आप मेजर रूप से इसको यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमारी ये चीजों की शुरुआत कहां से हुई? देखो, शुरुआत में तो आदमी स्वयं बेसिकली चल के एक जगह से दूसरी जगह जाता था, राइट? जैसे राम जी पैदल यात्रा करके गए, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? कई स्पेसीज को भी हमने देखा एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे खुद बेसिकली मूव करके गई। सेम वे में सबसे पहले जो है वाहक के रूप में व्यक्ति खुद था। धीरे धीरे जो है विज्ञान प्रगति करती गई, तकनीक प्रगति करती गई, कॉमन सेंस थोड़ा और बेटर हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, बैलगाड़ी का उपयोग किया हमने, है ना। धीरे धीरे हम पहुंच गए अभी 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो
सबसे पहले हमने क्या देखा कि सर यहाँ पे भाप का इंजन बना, भाप का इंजन बना तो उससे बेसिकली क्या हुआ कि अब आपको मैकेनिकल खुद से यांत्रिक जो है एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो काम आपके लिए इंजन कर देगा। तो 18वीं शताब्दी में भाप का इंजन इजाद हुआ आपके पास में, राइट, और वह परिवहन में क्रांति लेके आता है। जो पहले मानव स्वयं प्रभाव या कहीं न कहीं जो है प्रयास लगा रहा था, वह प्रयास अब किए जाने लगे एक इंजन के द्वारा। तो परिवहन की क्रांति देखने को मिली। 1825 में ब्रिटेन में सबसे पहला सार्वजनिक रेलवे जो है वो लगाया गया। तो 19वीं शताब्दी जो पिछली शताब्दी थी, पिछली से पिछली शताब्दी, वहां पे परिवहन का मुख्य क्या था आपके पास में? रेलवे। रेलवे के माध्यम से बहुत ज्यादा दूरी तक स्पीड के साथ में, सेफ्टी के साथ में सामान को, कच्चे माल को और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पे लाया और ले जाया जाता रहा। अब बात करें हम सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन का क्या फायदा है? देखो, रेलवे से तो क्या होगा, मैं जयपुर से जोधपुर रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन कनेक्ट कर देता हूं, पर मेरे को घर से पहले जोधपुर रेलवे स्टेशन जाना होगा, फिर जोधपुर रेलवे से जयपुर रेलवे स्टेशन तक रेल लेके जाएगी, फिर जयपुर रेलवे स्टेशन से मेरे को अपने एग्जाम सेंटर तक वापस कोई न कोई रिक्शा वगैरह कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब यहां पे क्या है, सड़क के मार्ग से जाऊं तो क्या होगा, सड़क से मार्ग से जाना हमारे व्यापार, वाणिज्य हो चाहे पर्यटन हो, तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां आप छोटी छोटी दूरियां आराम से तय कर पाते, राइट। दूसरा है, सस्ता भी है आपके लिए, इतना महंगा भी नहीं हवाई यात्रा के जैसे, ठीक है ना। तीसरा, डोर टू डोर डिलीवरी हो जाती है, मतलब मेरे को यहां से सीधा जाना अपने गांव, तो मेरे अगर बस पकड़ूंगा तो बस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड तक, अगर ट्रेन पकड़ूंगा तो एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन तक है। पर यहां सड़क परिवहन का क्या है, सड़क परिवहन यहां पे आपको एक तो सस्ता पड़ता है और दूसरा डोर टू डोर, जगह से जगह जहां आपको पहुंचना है वहां तक आप पहुंच पाते हैं सड़क मार्ग के माध्यम से। यही नहीं, अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे का क्या यूटिलिटी है सर? जब हम यूरोपीय कॉलोनियल पावर्स भारत में आती हैं और यही यूरोपीय कॉलोनियल शक्तियां भारत में आई, तो उनको यहां से कच्चा माल यूरोप भेजना पड़ता था, और कच्चा माल वो बेसिकली क्या करती थी, जो हमारे हिंटरलैंड से, भारत के अंदर से, खेतों से हो चाहे गांवों से कच्चा माल वो खरीदते थे और ट्रेन के माध्यम से उसको जो है बंदरगाह तक लेके जाते थे। तो भारी सामग्री है, और जो दीर्घकालिक यात्रा है, जैसे अगर मैं कहूं आपको बस में जर्नी करनी है 48 घंटे की, बहुत मुश्किल सफर है सर, अगर मैं दिल्ली से कन्याकुमारी भेजूं आपको ट्रेन में, बस में भेज दूं मैं आपको या कार में भेज दूं, सर शरीर सा कट जाएगा। पर अगर वही 2-3 दिन की जर्नी ट्रेन में करनी हो तो, है ना, रिलेटिवली सापेक्षिक तरीके से देखा जाए तो काफी आपके पास में सहज वो जर्नी होने वाली है। तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है भारी सामग्रियों के लिए, ज्यादा भार वाली सामग्री है, दीर्घकालिक यात्रा, इसके लिए रेलवे का भूमि परिवहन के रूप में प्रमुख प्रयोग किया जाता है। सर वैश्विक रेलवे जो है आपके पास में यूपीएससी की परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे यूरोप में पूछा गया कि सबसे ज्यादा यूरोप में डेंसिटी कहाँ है रेलवे की, तो सर बेल्जियम नाम के देश के अंदर कहते हैं, यूरोप का बेल्जियम जो है वहां पे सबसे अधिक घनत्व, घनत्व क्या मतलब हुआ कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने मीटर या किलोमीटर जो है रेलवे नेटवर्क है, तो उस मामले में यूरोप में बेल्जियम सबसे नंबर 1 है। सर अगर हम यूरोप की जगह बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में बेसिकली आपके पास में लंबी दूरी के मालवाहक जो ट्रेन है वह बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इससे ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक जो सामान को लावा ले जाने के लिए काफी ज्यादा एक विस्तृत रेलवे नेटवर्क नॉर्थ अमेरिका ने भी इजहाद किया है। अगर हम भारत की बात कर ले तो, या एशिया की बात करें तो, एशिया में भी आप देखेंगे तकनीक के रूप से जापान, आर्थिक और जनसंख्या दृष्टिकोण से चीन और भारत, इन दोनों का ही घनत्व ज्यादा है। तो यहां पे भी रेलवे नेटवर्क काफी अच्छा है जापान, चीन और भारत में। अफ्रीका की बात करें तो सर अफ्रीका में अभी जहां जहां पे विकास हो रहा है वहां पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर वो लिमिटेड है, वो सीमित है। तो अफ्रीका का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सीमित है। कारण क्या बताया गया सर आपके पास में, इतना विकास नहीं हो पाया और इतना उनका आर्थिक दोहन नहीं हो पाया संसाधनों का, ठीक है, इस चीज को याद रख सकते हैं। अब यूपीएससी जो है इसी के ऊपर कई प्रश्न पूछी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आपके पास में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेलवे। कॉन्टिनेंटल रेलवे का क्या मतलब हुआ, ट्रांस मतलब एक छोर से दूसरी ओर, एक तरफ से दूसरी तरफ, तो कॉन्टिनेंट मतलब पूरा का पूरा महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया का ट्रांस कॉन्टिनेंटल, इस कॉन्टिनेंट के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक आपको लेके चला जाएगा। जैसे यहाँ पे मेलबर्न, एल्बनी, सिडनी से शुरू हुआ और यह घूमते घूमते आपको पर्थ तक लेके आएगा। अब बताए यूपीएससी क्या पूछती है, निम्न में से कौन सा स्टेशन, निम्न में से कौन सा जगह यहां ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे पे नहीं है। ऐसा ही प्रश्न उन्होंने पूछ लिया था साइबेरियन रेलवे के ऊपर, यहां आपको देखने को मिलेगा साइबेरियन रेलवे भी, ठीक है ना।
तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो यूरोप का रूस का जो पूर्वी भाग है, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम क्या दिया जाता है? सर साइबेरिया दिया जाता है। सो यहाँ पे व्लादिवोस्टॉक से उठा करके सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग तक जितने भी स्टेशन है, थोड़ा सा याद करना होगा आपको, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे प्रश्न भी पूछ डाले हैं इसके ऊपर कि निम्न में से कौन सा स्टेशन आता है इसके ऊपर या नहीं आता। तो आप देख पा रहे हैं कि इसी एनसीईआरटी के 7वें चैप्टर से यूपीएससी के 3 पीवाईक्यू बन चुके हैं। ठीक है, सो घनत्व यूरोप में सबसे ज्यादा कहां है, ये पूछ लिया उसने, है ना। इसने ये पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेटवर्क पे कौन कौन से रेलवे रूट आते हैं। यहां पे ये पूछ लिया कि साइबेरिया के ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट पे कौन कौन से आते हैं। तो ये चीजें याद करने योग्य है, ये होमवर्क करने योग्य है और ये आपको करना जरूरी है। अब ये बात हो गई जल मार्ग की। अगर हम ये बात हो गई रेलवे की। अब हम बात करते हैं जल परिवहन की। दोस्तों अगर हम जल परिवहन की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी सड़क या फिर हाईवे बनाने की आवश्यकता नहीं होती। समुद्रों पर बेसिकली बहुत प्राचीन काल से ही यातायात होता आया और थोक परिवहन का एक सस्ता साधन है, कम ऊर्जा के साथ में भी वहां पे लंबी दूरी जो है ज्यादा सामान के साथ में आप तय कर पाएंगे। समुद्री मार्ग है आपके पास में, वह नदी के ऊपर भी बन सकते हैं, जैसे गंगा नदी आपके पास में जल मार्ग देती है ना, अपने राष्ट्रीय नेशनल वाटरवेज भी तो है, जल मार्ग भी तो है। तो आप आज एक सूची बनाएंगे भारत में कितने जल मार्ग है, कौन सी नदी पे है, किस जगह से किस जगह तक है। तो नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जल मार्गों की एक सूची बना लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। सो आप समुद्री मार्गों में भी बेसिकली जल परिवहन कर सकते हैं, है ना, और अंतरदेशीय भी हो सकता है। तो एक ही देश में जैसे आप गंगा नदी पे बेसिकली जो है ट्रेवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है ना, और आप जो है अंतरराष्ट्रीय तौर पे कर रहे हैं, तो ये यूरोप से आप पहुंच रहे हैं कहां पे, यूरोप से आप पहुंच रहे हैं अमेरिका, अमेरिका के साउथ अमेरिका, है ना, यहाँ पे यूरोप से घूम करके ये पूरा का पूरा एरिया, है ना, यहां से बेसिकली स्वेज कैनाल से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से होते हुए आपका पैसिफिक तक। सो वैश्विक व्यापार को सक्षम बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वह जल परिवहन है। और जो आज इंडियन नेवी है, आज अमेरिकन नेवी जो है वो लगातार इसी के लिए तो कोशिश करिए। अभी देखो आप अगर न्यूज पढ़ रहे हो, हर रोज जो मैं पढ़ाता हूं, तो बाबल अल मंदेब जो है इस रेड सी या लाल सागर के क्षेत्र में हाउदी रिबल्स जो यमन में है, उन्होंने इसी जल परिवहन को परेशान करने की कोशिश की। हम बार बार मलक्का स्ट्रेट को चोक करने की, उसको रोकने की कोशिश, वो धमकी देते हैं चीन को। क्यों देते हैं? क्योंकि चीन का लगभग 1/4 जो है हिस्सा ट्रेड का, लगभग 25%, वो कहां से निकलता है? मलक्का स्ट्रेट से निकलता है। और मलक्का स्ट्रेट इसलिए इसके लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो आप देख सकते हैं जल परिवहन या आपके सी रूट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंटरनेशनल सी रूट जो है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग जो है, यह आपके वैश्विक व्यापार को सक्षम बनाते हैं। नौवहन बेसिकली इसमें बहुत ही क्लीन रहना चाहिए और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय नेवी लगातार कार्य कर रही है आपके पास। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सारे प्रमुख समुद्री मार्ग आपको दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पे कुछ सूची भी दी गई, जैसे प्रमुख समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यूएसए यूरोप को जोड़ता है। भूमध्य सागर और हिंद महासागर समुद्री मार्ग जो है आपके पास में ओल्ड वर्ल्ड के जितने भी प्रमुख बंदरगाह है उनको जोड़ने की कोशिश करता है। कैप ऑफ गुड होप आप अफ्रीका के नीचे देखेंगे, है ना, वो वहां का समुद्री मार्ग जो है वो यूरोप से होते हुए, अफ्रीका के नीचे से होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया तक जाने के लिए वो मार्ग यूज किया जाता है। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग है आपके पास में, वो यूरोप को जो है पश्चिमी अफ्रीका से जोड़ने का काम करेगा। उत्तरी प्रशांत का जो समुद्री मार्ग है वह आपको उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट को एशिया से कनेक्ट करने का काम करेगा। दक्षिण प्रशांत का जो समुद्री मार्ग होगा वह यूरोप को उत्तरी अमेरिका, जैसे ऑस्ट्रेलिया है ना, उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीपों से जोड़ने का कार्य करेगा। सो ये इंटरनेशनल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए दोस्तों। बेसिक मैरीटाइम शिपिंग रूट्स, राइट, एक जनरल सेंस है, कॉमन सेंसिकल नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। नौ परिवहन के लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे महत्वपूर्ण कौन कौन से पॉइंट्स है, जैसे स्वेज नहर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर के आसपास में देखने को मिलेगी, भूमध्य सागर से, लाल सागर से होते हुए अरब सागर को कनेक्ट करती है ये, है ना। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ पे जो पहले हमको जैसे घूम के आना पड़ता था अफ्रीका, अब सीधा आ सकते हैं इस क्षेत्र से यहाँ पे, तो कई सैकड़ों मीलों किलोमीटर की दूरी बचती है, पैसा बचता है, समय बचता है। पनामा कैनल देख सकते हैं, है ना। सेम वे में ऐसा था कि उत्तर अमेरिका से अगर आपको इधर जाने का है ना, तो साउथ अमेरिका से नीचे से होकर जाना पड़ता था। अभी जो ये सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पनामा देश है, तो यहाँ से एक आपने जो है नहर निकाल दी। सो अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक जाना होता, पहले घूम के जाना होता, अब कम दूरी आपको तय करनी पड़ती है। सो जल परिवहन के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, वॉयजेस करनी पड़ती हैं, इफ यू नो इट इज
गोइंग टू हेल्प यू, आपकी ट्रेड को, आपके व्यापार को, आपकी यातायात को बेहतर करेगा। अब कई नदियों के ऊपर भी जलमार्ग है, जैसे राइन जलमार्ग कहाँ है, जर्मनी को नेदरलैंड से जोड़ता है। तो आप देखेंगे कि नदियां जो हैं वो अंतर्देशीय, एक देश को दूसरे देश से भी बेसिकली वाटरवेज जलमार्ग जोड़ते हैं। डेन्यूब जो है वो आपके ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप में देखने को मिलेगा। वोल्गा नदी रूस की महत्वपूर्ण नदी है आपके पास में, 12,000 किलोमीटर की है, नौगम्य है। सर 11,000 किलोमीटर अगर कोई नेविगेबल है, नौगम्य है, तो बहुत ही बड़ा एक एसेट है रसिया के लिए। ग्रेट लेक्स रीजन है ना, सुपीरियर है, मिशिगन है, ईरी है, ओंटारियो है, तो ये सारी जो लेक्स है आपके पास में, लेक यूरोन है, तो अमेरिका और कनाडा की सीमा के ऊपर, वहां से लास्ट में ओंटारियो के बाद में सेंट लॉरेंस नदी निकलती है ना, जो आगे आपके सेंट लॉरेंस बे के अंदर जाती है। सो ये पता होना चाहिए कि यह उत्तरी अमेरिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है, दो देशों के बीच में यात्रा को सुगम्य करती है। अटलांटिक तक भी आप सामान ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। मिसिसिपी अमेरिका को अमेरिका बनाने वाला, अमेरिका को औद्योगिक रूप से निपुण करने वाला, कच्चे माल को बंदरगाहों तक और बंदरगाहों से बेसिकली वापस आपका जो भी आयात निर्यात है उसको निपुण तरीके से सक्षम करने के लिए मिसिसिपी, मिजोरी, जो अमेरिका की जो नदियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट करती है अमेरिका को। तो इन सारी चीजों को एक बार गूगल करो और थोड़ा सा होमवर्क करो इसके ऊपर, इनको निहारो ग्लोब के ऊपर, मैप के ऊपर, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार मजा आ रहा है इस चीज के अंदर। देखो ज्योग्राफी क्या है पता है, ज्योग्राफी खाली चीजों को हाईलाइट करना या सुनना नहीं। ज्योग्राफी इज लाइक, जितनी बार आप खोल के देखोगे मैप उतनी बार एक नई अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और जितना आप इसको रिविजिट करेंगे ना उतना ही आप सॉलिड अंडरस्टैंडिंग से प्रारंभिक परीक्षा में जाएंगे। ठीक है। सो सचिन तेंदुलकर 200 रन बनाता है ना, जीरो पे भी तो आउट होता है। 200 रन कैसे बनाया, प्रैक्टिस, राइट स्ट्रैटेजी। जीरो रन पे अच्छा बॉल को गलत तरीके से खेला तो आउट ही होगा भैया, सचिन हो चाहे कोई भी हो, विराट हो, फर्क नहीं पड़ रहा उससे, राइट। सो फिजिक्स के नियम हम सभी पे अप्लाई होते हैं। इट्स ऑल अबाउट द राइट स्ट्रेटेजी। अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों को सही रखो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करो। अब जल के बाद हम हवाई मार्ग की बात करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, हम सभी को पढ़ता है सबसे तेज, है ना। मैं रात को बैठता हूं जोधपुर से, सुबह पहुंचता हूं दिल्ली, पर अगर सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़ूं तो 9:30 बजे तक मैं दिल्ली। तो जो 12 घंटे का रास्ता है वो यहाँ पे 1 घंटे में मैं कर पाता हूं। कैसे, हवाई मार्ग से। दूर की यात्रा करनी हो, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की करनी हो, कई बार पहाड़ है, कई रेगिस्तान है, कई बाधाएं होती है बीच में, तो उन बाधाओं को अगर हम दूर करके, उन बाधाओं को भी हम अगर दूर कर सके तो यह कैसे संभव है सर, हाउ इज इट पॉसिबल। तो यह तो एक ही तरीके से संभव है, और वह तरीका है आपके पास में हवाई मार्ग, है ना। तो दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना, है ना, जैसे अब हम सियाचिन ग्लेशियर तक चले जाते हैं। अभी हम बालाकोट स्ट्राइक करके आ गए, कैसे करके आए, हवाई परिवहन के माध्यम से। यस और नो, दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना, बाधाओं को पार करना, दूर की यात्रा पर याद रखना कि ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा, कीमती सामान भी यहाँ पे लाना ले जाना हो तो उसमें भी हम यहाँ पे हवाई परिवहन को ही प्रयोग में लेते हैं। अब वैश्विक स्तर पे बेसिकली अगर देखा जाए, कई सारी एयरलाइंस जो है ये कार्य करती है। जैसे नागरिक लोगों के लिए अलग से उड्डयन मंत्रालय होता है ना, सिविल एविएशन होता है आपके पास में, अलग अलग एयरलाइंस है, कुछ सरकारी होती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर की होती है, वो लगातार कार्य करती है। और भारत में हर राज्य के अंदर, हर राजधानी के अंतर्गत, हर अंतरराष्ट्रीय और डोमेस्टिक दोनों तरह के आपकी जो है उड्डयन सेवाएं देखने को मिलती है, राइट। तो जो घंटों का समय था वो कुछ मिनटों में बदल जाता है। लंदन से न्यूयॉर्क की दूरी जो है, लंदन यूरोप, लंदन यूरोप है ना, न्यूयॉर्क अमेरिका, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो पूरा अटलांटिक ओशियन है, आप मात्र 3 घंटे में खत्म कर दे रहे सर। 3 घंटे में आप एक मूवी देख के खत्म करो, तब तक कहां से कहां पहुंच गए, लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए भैया। आप समझने की कोशिश करो बच्चा, है ना। सो कितना आपको फास्टर ये सारी चीजें दे रहे। सर इसके अलावा पाइपलाइन भी है। सर पाइपलाइन में क्या मैं जा सकता हूं, सर मैं तो नहीं जा सकता इसमें। हाइपरलूप की बात चल रही है, पर हाइपरलूप अभी तक वाणिज्यिक कॉमर्शियल स्केल पे आगे नहीं आ पाया, ठीक है ना। सो पानी को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना है, कोई भी संसाधन हो जो लिक्विड है, जो तरल है, जो पंप किया जा सकता है, या फिर जो ढलान के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए, जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है ना, इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे पंप किया जा सकता है ना, मोटर की सहायता से, ठीक है। तो निर्बाध प्रवाह आपको, है ना, आप एक शहर में, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट भी हम इन चीजों को भेज सकते हैं। जैसे अमेरिका की पाइपलाइन से, रूस में है, यूरोप में है, इवन हमारा तो तापी पाइपलाइन हम कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये पाइपलाइन की भी हम लोग बात करते हैं जो ईरान और चीन के माध्यम से आती है, ठीक है ना। सो
काफी सारी चीजें हैं आपके पास में। ये पाइपलाइन भी क्या करता है, संसाधनों का, कच्चे माल का या फाइनल प्रोडक्ट का क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे तरल पदार्थों का, गैसों का परिवहन कर पाए। तो लिक्विड और गैसेस इसमें जा पाएगी। सॉलिड बेच पाऊंगा, नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि उसको मैं पंप नहीं कर सकता। ठीक है, चलो सर यहां याद रहेगा। फिर संचार की बात करते हैं, संचार, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, आप अब नीचे कमेंट करके बता पाओगे मुझे ये क्लास कैसी थी सर, ये फीडबैक है, वो फीडबैक है, फला फला। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन ही है। आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, ये सारी क्या है, कम्युनिकेशन। आप ईमेल लिखते हो, कम्युनिकेशन। आप पहले टेलीग्राफ भेजते थे आज से 50-100 साल पहले, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है। आप तार लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, ये क्या है, कम्युनिकेशन ही तो, ये संचार ही तो है। आप अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग साधन, अलग अलग माध्यम से भेजने की कोशिश करते हैं। अब तकनीक बेहतर हो चुकी है, अब तार जो लिखा जाता था वो चला गया, टेलीग्राफ चला गया, अब टेलीफोन आ चुके हैं। 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और उसी लिबरलाइजेशन के माध्यम से कंप्यूटर भारत में आया, फोन भारत में आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत में आई, कई मोबाइल संचार की सुविधाएं भारत में आई, 1G 2G 3G 4G, आज हम 5G इंटरनेट स्पीड को एंजॉय करें। एक साइबर स्पेस हमको देखने को मिल रहा है, यस और नो। सो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो गई, डिजिटलीकरण हो गया, फोन है, केबल है, इंटरनेट है, यही नहीं कई सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज है, जैसे भारत का आर्यभट्ट है, भास्कर 1 है, रोहिणी है, एप्पल है। यह भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण संचार के माध्यम है। इंटरनेट से भी तो होता है आपके पास में संचार, यस और नो। सो दीज आर ऑल द मीन्स जिससे हम इंफॉर्मेशन का, सूचना का आदान प्रदान कर पाएंगे मित्रों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी यह है मित्रों कि इस आने वाले 2 मार्च को, अगले सैटरडे को, हम एक मैराथन सेशन लेके आएंगे। जो ज्योग्राफी है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, अगर आप इस साल लिख रहे हो या उससे भी अगले साल लिख रहे हो, दोनों ही केसेस में आपको क्या करवा देंगे, पूरा रिवीजन करवा देंगे। कितने घंटे की क्लास होगी सर, 8 से 10 घंटे के बीच की ये क्लास होगी। सर सुबह कितने बजे चालू करेंगे, 9-10 बजे के करीब इस क्लास को शुरू करेंगे, ताकि ज्यादा जल्दी भी नहीं उठना पड़े, ज्यादा लेट भी आपको समस्या ना हो। सुबह 9-10 बजे से शुरू करेंगे और 6-7-8 घंटे तक ये क्लास चलेगी। और आपके जितने भी उड़ान की मैगजीन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो आपके फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, मैपिंग, PYQ, सारे कंप्लीट करेंगे सहज भाषा में, हिंदी में। ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। 8 घंटे महायज्ञ होगा इसी भूमि पे, और ये कलम साक्षी है कि आप लोगों का सेटिस्फैक्शन बेहतर लेवल का होगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर लेवल की होगी। तो स्प्रेड द वर्ड, अपने मित्रों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन दिस मैराथन सेशन, है ना। सो अगले सैटरडे को सुबह से लेकर के शाम तक हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे, और जैसा हम प्रयास करेंगे वैसा ही तो परिणाम होने वाला है। तो बेहतर प्रयास करें, मेहनत जारी रखें। आई विल सी यू विद अनदर चैप्टर, अनदर डे। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे जाएं और सर्च करें ये नाम, जगदीश जांगड़ सर PW। और 16,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अभी भी इससे लाभ उठा रहे हैं दैनिक तौर पे, सुबह 7 बजे के करंट अफेयर के माध्यम से, NCERT समग्र बैच के माध्यम से हो, चाहे अन्य अन्य उड़ान मैगजीन्स की समरीज के माध्यम से हो। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू गिव योर लाइक एंड ए कमेंट, बिकॉज आपका प्रोत्साहन जो है, आपका स्नेह जो है, वो हर टीचर के लिए, हर आर्टिस्ट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, और फीडबैक से ही हम चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार।